हमने सेनेट में जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब और शिबली फराज साहब दोनों पे मुश्तमिल सब कमेटी बनाई है। नेशनल असम्बली में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और बैरिस्टर गौर, इन दोनों हजरात पे मुश्तमिल, ताकि ये वहाँ डे टू डे मैटर जो होंगे आपस में डिस्कस करके अपनी पार्टियों को आगाह करके और फिर हम उसको लेके आगे चलेंगे, ताकि पार्लियामेंट में अपोजिशन का इत्तेहाद जो है मजीद मजबूत हो। 2018 के जो इंतखाबात हुए थे वो एक दांतीज़दा इंतखाबात थे। 3.5 साल तक जितनी भी हुकूमत रही पीटीआई की, कोई एक मंसूबा पूरे पाकिस्तान में कोई गिनवा नहीं सकता कि जी पाकिस्तान में कोई तरक्याती काम हुआ हो। जब से ये हमने ऑपरेशन शुरू किया 65 से ज़्यादा हमने डाकुओं को हलाक किया है, 100 से ज़्यादा जख्मी किए हैं। लेकिन अगर एक ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए जिसमें आप मौसमी ट्रेन की वजह से फंसें तो उसको ना नाकामी करार दिया जा सकता है, हाँ मैसिव लॉस ज़रूर है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, बज़ाहिर सियासी हालात पर सकूत तारी है, लेकिन पसे पर्दा सूरत हाल में इंतहाई तेज़ी नज़र आ रही है। हुकूमत और इसकी सबसे बड़ी मुखालिफ पीटीआई दोनों जल्दी में नज़र आ रहे हैं और दोनों की जल्दबाजी आने वाले दिनों में दरपेश कानूनी मामलात के गिर्द घूम रही है। पीर को कौमी असेंबली और मंगल को सेनेट का इजलास तलब किया गया है और इन इजलासों को नई कानून साजी के पहराए में देखा जा रहा है, क्योंकि खबर यह है कि हुकूमत ने बुध 28 अगस्त को पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाने का फैसला किया है। इन इजलासों को मुमकिन तौर पर अदलिया के हवाले से आईनी तरमीम के तनाजुर में भी देखा जा रहा है और कयासराइयाँ की जा रही हैं। लेकिन पीटीआई और JUIF में गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात में तय हुआ है कि हुकूमत को पार्लियामान के अंदर मिलकर टफ टाइम दिया जाएगा। अब अगर दोनों जमातों में ताउन होता है तो सेनेट में हुकूमत के लिए नंबर्स गेम तब्दील हो सकती है और कौमी असेंबली के बाद हुकूमत की सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी, जो एक आईनी तरमीम लाने के लिए एक बहुत बड़ी उनकी राह में रुकावट आ सकती है। क्या यही वजह है कि आज सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से जो है वो मुलाकात की है? अचानक दोनों बड़ी शख्सियात का मौलाना फजलुर रहमान के पास जाना कानून साजी के लिए ताउन मांगने का ही खमाज लगता है और इस पर भी बहुत सारी चहमगोइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के बानी भी जल्दी में नज़र आ रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के मुतल्लिक हुकूमती अज़ाइम पर फ़िक्रमंद हैं और साथ ही साथ वो जनरल फैज़ के ओपन ट्रायल के मामले को बार बार उठा रहे हैं। कल अडियाला जेल में सहाफ़ियों ने बानी पीटीआई से जब सवाल किया कि फैज़ हमीद से मुतल्लिक उनके ओपन ट्रायल के मुतल्लिक जो उनका मुतालबा है उसके हवाले से सिक्योरिटी जो ज़राए हैं उन्होंने ये कहा है कि बानी चेयरमैन कौन होते हैं ओपन ट्रायल का कहने वाले। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आपका ट्रायल हुआ तो वो ओपन ही होगा। इस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ, इसलिए ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ। अगर इल्ज़ाम है कि मैंने जनरल फैज़ के साथ मिलकर 9 मई की साजिश की है और अगर जनरल फैज़ 9 मई में मुलव्वस है तो ओपन ट्रायल करे। इस सूरत हाल से एक बात तो वाज़ेह है कि बानी पीटीआई को अपने खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नज़र आ रहा है, इसलिए वो पहले से ही एक सियासी बयानिया बना रहे हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को इस सियासी बयानिए से भी जोड़ रहे हैं। इस सब पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात होगी कच्चे के इलाकों में डाकुओं के राज के खिलाफ एक बार फिर सिंध और पंजाब हुकूमत जॉइंट ऑपरेशन करने की बातें कर रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है कि इन इलाकों में डाकुओं के खिलाफ इस तरह की इस नौयत का कोई ऑपरेशन होने जा रहा हो। 2002 से अब तक कच्चे के इन इलाकों में कुल 52 छोटे बड़े ऑपरेशंस हो चुके हैं और इन ऑपरेशंस पर 24 साल में 11 अरब, जी हाँ 11 अरब 53 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन हर बार डाकुओं का कोई नया गैंग सर उठा लेता है और इन इलाकों में रहने वालों की जिंदगियां जो हैं वो अजाब बना देता है। 24 साल से ये सिलसिला जारी है, आखिर इसका कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकला अब तक? दैट इज़ द $1 मिलियन क्वेश्चन। हमारे मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब, उज़मा कारदार साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है और कुछ ही देर में हमारे साथ हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी मौजूद होंगे, JUIF से आपका ताल्लुक़ है। गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ शौकत साहब आपसे। अब मंडे को जो ये बात हो रही है, नेशनल असम्बली का जो है इजलास बुला लिया गया है एंड अगेन जैसे इब्तिदाई में भी मैंने कहा कि चहमगोइयाँ यही हो रही हैं कि जो कानून साजी है
जजेस के हवाले से, उस पर कोई जो है वो हुकूमत कुछ करने जा रही है, उस हवाले से कुछ जो है वो मूवमेंट कुछ हो रही है? आपने देखा है कि आज जरदारी साहब से भी अचानक वज़ीर दाखिला और सदर जरदारी की जो है वो मुलाकात हुई, तो ये कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मुलाकात लग रही है, एकदम से जो है वो अनयूजुअल इसकी जो है वो टाइमिंग लग रहे हैं, और उससे जोड़ा जा रहा है कानून साजी से। एक मुलाकात आपकी भी हुई मौलाना के साथ, आपके वफ्द की मुलाकात हुई मौलाना के वफ्द के साथ। इस वक्त मौलाना जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बने हुए हैं, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि आपकी मुलाकातें जो हैं वो रंग लाएंगी एंड दिल ट्रम्प जरदारी साहब? डॉक्टर मारिया, पहले आपने जो कच्चे के डाकुओं ने जो कुछ हमारी पुलिस के साथ किया, वो पुलिस जिसने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिसने हमारी सलामती यकीनी बनानी है, डाकू उनको शहीद कर रहे हैं। और आज उनके घरों से पुलिस वालों के जनाजे उठे हैं। मेरी सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह पाक उन शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। बदकिस्मती से सूरत हाल ये है कि हुकूमत की तरजीहात ये हैं कि जिस दिन ये कच्चे के डाकू हमलावर हुए, पुलिस वालों पे शहादत हुई डॉक्टर मारिया, उसी दिन वहाँ पर हमारा जलसा चूँकि रहीमी हो रहा था इस्लामाबाद में, तो पुलिस हमारी वो लिस्टें बनाकर कारकुनान के घरों पर छापे मार रही थी, उनको गिरफ्तार कर रही थी, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही थी। अब से नहीं, आप ये देख लें 2 साल से ये हो रहा है कि पुलिस पंजाब की इतनी पोलिटिसाइज कर दी गई है, इतना उनको सियासत में मुलव्वस कर दिया गया है कि उनका पहला और आखिरी जो उनको टारगेट दिया गया है वो है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट करना है। और पंजाब में जो डाकू राज का नफाज है, उसकी वजह ये है कि पंजाब में डाकू आज़ाद फिर रहे हैं और सियासी कारकुनान उनकी माओ बहनों बेटियों को जेलों में बंद किया गया। आगे जाके हम इस एक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इस पे करेंगे, इस पे आगे जाके जो है वो बाकायदा बात करते हैं। अभी फिलहाल जरा आईनी तरमीम की जहाँ तक आपने आईनी तरमीम देखें डॉक्टर मारिया, पहली बात तो पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि जंगल का कानून है। आप कहाँ पे आइन मौजूद है? आप मुझे बताइए, 3 साल से कोई पाकिस्तान में आइन है? जब असम्बलियाँ तोड़ी गई थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए थे, क्या हुआ? नहीं हुआ। अब जो जालसाजी के साथ इलेक्शन करवाया गया, आवाम ने मैंडेट दिया, इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दी, फॉर्म 47 के जरिए इनको जितवा दिया गया और ये बैठे हुए हैं इस वक्त। और जितनी कानून साजी किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपनी जाली हुकूमत को बचाने के लिए, अदलिया पे हमलावर हो। मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि मौलाना साहब के साथ आपकी जो कल की मीटिंग है वो कोई रंग लाएगी एंड विल इट ट्रम्प जरदारी साहब मीटिंग जो आज हुई है? मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी सियासी जमात है, उनकी अपनी सोच है, हमें उनका बड़ा एहतराम है, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात होना शुरू हुआ है और चूंकि उनका मौक़िफ़ भी वही है। अभी अब मौलाना अब्दुल्ला साहब से पूछेंगी, और हम थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान की असम्बली अरबों रुपए में खरीदी गई, सिंध की असम्बली अरबों रुपए में खरीदी गई, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड और जुलूल है। यही हमारा मौक़िफ़ है। फैसला क्या हुआ था? आपका और मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है ना, बड़ी माज़रत के साथ, वो कोसों दूर है। आपको याद है जब रिजर्व सीट्स वाला मामला हुआ था तो कामरान मुर्तज़ा साहब सुप्रीम कोर्ट में थे और उन्होंने कहा हम ECP के मौक़िफ़ से जो है वो मुत्तफ़िक हैं। तो आपका मामला जो है ना वो आपकी जो परसेप्शन है जी मुझे जवाब देने दीजिएगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि हमने उनको कहा कि आए, जब सोच एक है, जब इश्यूज एक हैं, तो आए मिलकर जद्दोजहद करते हैं। तो मौलाना साहब ने उसके ऊपर जवाब दिया कि नहीं, जद्दोजहद हम करेंगे लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म से। वेलकम। रात हमारे मुज़ाकरात हुए और उसके ऊपर ये फैसला हुआ, मौलाना साहब ने कहा, हमारी कमेटीज भी बन गई कि असम्बली के अंदर हम मिलकर एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे जद्दोजहद करेंगे। इस पे बात हुई, आप देख लेंगे जब इस पे बात हुई, तरमीम वाले मसले पे बात हुई, बिल्कुल क्या उस पे क्या जवाब आया? नहीं, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि लफ्ज़ ये बोला गया कि हम असम्बली के अंदर मिलकर इकट्ठे अपोजिशन करेंगे और वहां पर मैं आपसे कह रही हूं कि कैटेगोरिकली इस चीज पे अगर बात हुई तो कोई जवाब मिला? जाहिर है आपके बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, बानी चेयरमैन आजकल इस पे बात भी कर रहे हैं, तो कोई कहा कि हाँ जी हम आपके साथ खड़े हैं? बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूं, मैं फिर आपको कह रहा हूं, ठीक है, कि ये जो भी कानून साजी करेंगे, पहली बात उनके पास कोई 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं है, ना नेशनल असेंबली में ना सेनेट में। और हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब जो रात हमारी गुफ्तगू हुई है और उनकी जमात हमारे साथ खड़ी होगी। क्योंकि दुनिया कायम है। जरा मैं अब्दुल्ला साहब से पूछ लूं, हाफिज साहब से पूछ लूं। हाफिज अब्दुल्ला साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। ये बताइए
کہ یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے جس میں ججز کے معاملے کو ٹیکل کرنا ہے، ایج بڑھانا ہے یا اس کا جو ان کی پروموشنز ہیں اس کا معاملہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہے آج کا جو وفد آیا زرداری صاحب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مالوی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک آج زرداری صاحب کا آنا ہے، پہلے تو ان کو ویلکم، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ کہنا کہ قانون سازی کے حوالے سے بات ہوئی ہے یا نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، یقین جانیے، کیونکہ میں کوئٹہ میں ہوں اور میں نے کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا ہے، نہ کسی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ فرض کرے اگر مان لے کہ زرداری صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہوگی مولانا صاحب سے کہ ہم اس قسم کی قانون سازی لے کے آ رہے ہیں، اب اس قانون سازی میں ہے کیا جو آپ نے فرمایا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ججز کی ایکسٹینشن شامل ہو اس میں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ججز کو ایکسٹینشن دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ پہلے یہ بتائیے، کیا ملک کو کون سا نقصان ہو رہا ہے، قومی کون سا نقصان ہو رہا ہے، جس نقصان کو روکنے کے لیے ہم ججز کی مدت میں ایکسٹینشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا قانون سازی کرتے ہیں، وہ نقصان بتائیے۔ اگر آپ قانون سازی کرتے ہیں تو ملکی مفاد بتائیے اور قومی مفاد بتائیے۔ ماضی میں تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب چیف آف آرم اسٹاف کی مدت میں ایکسٹینشن ہوتی رہی یا پچھلی دفعہ جنرل باجوہ صاحب کو 3 سال کے ایکسٹینشن دیا گیا تو کہا جاتا تھا کہ ملک میں دہشت گردی ہے، افغانستان کی پالیسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ تجربہ کار ہے، اس لیے ایکسٹینشن دے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جج کو ایکسٹینشن دینا کون سی مجبوری ہے اور یہ کس کے فائدے میں اور کس کے نقصان میں جا رہا ہے۔ لہذا اگر یہ قومی مفاد کی بات نہیں ہے، ملکی مفاد کی بات نہیں ہے، ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، تو یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ رائٹ، اگر کیونکہ آپ کا ایک بڑا واضح موقف آ گیا ہے اینڈ اوبیسلی یہ آپ کا پرسنل موقف ہے، آپ نے کہا جس طرح میں جماعت کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوں، بھی میں نے نہیں ان سے پوچھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ابھی بات کر رہے ہیں بسرا صاحب کہ جی ہماری بات ہوئی کہ ہم آپ کی اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی مل کر جو ہے وہ حکومت کو پارلیمنٹ کے فورم سے جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گی، کیا اس میں یہ ہم عکس کر سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ترمیم آتی ہے تو آپ دونوں کٹھے مل کر جو ہیں وہ جدوجہد کریں گے آپ اس کو، کیونکہ ان آل لائکلیہڈ اگر آپ کی سپورٹ نہیں ہوتی تو یہ ترمیم نہیں جو ہے وہ پاس ہو سکتی؟ دیکھیے ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جمعیت علماء اسلام نے کل جو بات کی، جو پریس ٹاک بھی ہوئی، اس میں واقعی بات یہی تھی کہ باہر تو جمعیت علماء اسلام تنہا تحریک کا اعلان کر چکی ہے، تحریک چلانے کی، پی ٹی آئی کی اپنی اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو دیکھ کر ہم ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور ہمارا موقف تو اس ایشو پہ چل سکتے ہیں، اس ایشو پہ چل سکتے ہیں ساتھ؟ ابھی میں آ رہا ہوں اسی پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس ایشو کو دیکھنا ہوگا کہ ابھی تک تو یہ آیا ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جب آئے گا ہمارے سامنے ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہم اس ایشو میں حکومت کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے، کیوں کریں گے، اس کی ریزنز بھی سامنے آئے گی۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ ریزنز بھی سامنے آئے گی، وہ وجوہات بھی سامنے آئیں گی۔ لیکن اب قبل از وقت میں کیسے کہوں کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے جب ایک چیز سامنے ہے نہیں؟ ملاقات میں جو کل والی ملاقات ہے اس میں پھر کیا طے پایا ہے؟ اس میں بس یہ طے پایا کہ ایشو ٹو ایشو جو ہے وہ آپ سوچیں گے؟ جب پارلیمنٹ میں دیکھا تو یہی بات ہے، پارلیمنٹ میں جب بھی قانون سازی آتی ہے اس پر بیٹھیں گے، ایشو ٹو ایشو بات ہوگی۔ بسرا صاحب، لگتا ہے بیل منڈی نہیں چڑھنی، زرداری صاحب جو ہے نا ان کی ملاقات جو ہے وہ رنگ لے آئی اور آپ کی امیدیں ہی رہ جائیں گی۔ میں ذرا عظمیٰ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں، پھر آپ کی طرف آتی ہوں۔ جی عظمیٰ صاحبہ، یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس پر کل جو ہے وہ تبصرہ کیا بانی چیئرمین نے، اسی تناظر میں، اس پر تو نہیں بلکہ اس تناظر میں جو ہے تبصرہ انہوں نے کیا کہ حکومت یا تو چیف جسٹس پاکستان کو ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے یا پھر جو ہے وہ آپ سینیورٹی کا قانون جو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔
इसीलिए ये एक जरदारी साहब एकदम से एक्टिव हुए, साथ मोहसिन नकवी साहब एक्टिव हुए, मौलाना साहब के जो घर है उस पर जाके उन्होंने हाजिरी दी। सो वो लग रहा है कि ये आप करने जा रहे हैं और ये खदशा उनको लाहक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर मारिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है कि आपने एक पूरा प्रोग्राम रख लिया उस मुद्दे पे जो कि बानी साहब के मुंह से आपने सुना। बानी साहब का क्या है, वो तो इस तरह की जो है शुर्मियाँ छोड़ते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने वो बयानियाँ देना है जिससे सारा मीडिया घूम फिर के उनके इर्द गिर्द फिर शुरू हो जाए और उनकी बात हो जाए और उनको मीडिया में स्पेस मिल जाए, टाइम मिल जाए। ना बानी का तो सिर्फ इसमें जिक्र नहीं है ना, आप खुद इस पे चेंजेस लाना चाहते थे। जो हायर जुडिशरी है उसमें आप उनको एक्सटेंशन का भी जो उनकी टेन्योर है उसका मामला भी जो है, और साथ आपका जो एज वाला इशू है वो आप सारा करना चाहते थे ना, ये उनकी बात तो नहीं है सिर्फ। जी देखें डॉक्टर मारिया, मैं एक हुकूमत का रुकन हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, ना मुझे किसी ने सेंटर में बताया है, ना मुझे किसी ने पंजाब में बताया है। हमें सिर्फ ये पता है कि बहुत कोई इम्पोर्टेंट जो है वो कानून साजी के लिए इजलास बुलाया गया है। अभी बिल्कुल कोई खदोखाल हमें नहीं पता क्या है, कौन सी कानून साजी करने जा रहे हैं, कुछ नहीं बताया। ये तो देखे ना कयास सराइयों पे, तो फिर नहीं आप मैं बात कर सकती कि मैं कहूँ हाँ जी, जिस तरह हाफिज नहीं, लेकिन आपको किसने बताया? या तो मुझे कोई नाम ले दें। अब हाफिज हम्दुल्ला जो है वो भी कह रहे हैं कि जी हमें अभी नहीं पता, हमारे सामने जब आएगा तो फिर हम बात करेंगे। मैं भी वही कह रही हूँ, हमारे इस वक्त सामने आएगा तो हमें पता चलेगा ना कि किस टाइप की कानून साजी ये होने जा रही है। मैं थोड़ा सा मुझे मौका दें। आपके पीटीआई के जो मेहमान ने मुझे खुशी हुई कि इन्होंने शोहदा के लिए अच्छे तरीके से जिक्र किया। काश कि ये तब भी ऐसा ही सोचते जब इन्होंने शोहदा की यादगारें मस्मार की थी और हमारे शोहदा की बेहुरमती की थी। काश कि उस वक़्त भी इनकी ये सोच होती। और अब इनको पुलिस पे बड़ा जनाब ये कह रहे हैं कि बड़ी ज़्यादती हुई, तो काश उस वक़्त भी ये सोचते पुलिस के मुतल्लिक, जब उनके ऊपर ये पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहे थे जमान पार्क से, जब ये उनकी गाड़ियाँ चला रहे थे, जब ये उनके सर फाड़ रहे थे, उस वक़्त तो इनको नहीं ख्याल आया, उनको तो बिल्कुल ख्याल नहीं आया। सब गलत है, सब गलत है, बिल्कुल। डॉक्टर मारिया, और फिर मुझे गुजारिश मेरी सुन लीजिए। नॉर्मली इस्लामाबाद में जो चमगोइयाँ होती है ना, इसको कहते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, वो अक्सर इसी तरह जो है वो नज़र आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको नज़र आता है मकसद आया होना शुरू हो जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब आज उठे और मौलाना साहब की तरफ गए, जबकि कल आप लोग गए थे और आपने यकीनन इस मुद्दे पर बात की। बसरा साहब बल्कि सॉरी पीटीआई गई थी और पीटीआई ने यकीनन इस मुद्दे पर बात की, जैसे बसरा साहब कह भी रहे हैं। अब आप यू ट्राइंग टू टेल मी, आज वैसे ही आसिफ अली जरदारी साहब का दिल किया चले मैं ज़रा मौलाना साहब की तरफ जाता हूँ, भिंडियाँ खा के आता हूँ, वैसे ही चले गए? देखिए एक तो बात मैं आपको क्लियर बता दूं, देखिए मौलाना साहब ने कोशिश की थी, वो पीटीआई के साथ उनका पीछे इल्हाक भी हुआ था और हमने बड़ा सुना कि जी अब वो इकट्ठे जो है प्रोटेस्ट भी शुरू करेंगे, एहतजाज भी शुरू करेंगे और इकट्ठे मिलके चलेंगे। तो आगे से क्या हुआ? क्यों मौलाना साहब ने कहा कि जी हम अब अलहदा एहतजाज करेंगे? इसलिए क्योंकि उनको समझ आ गई है कि इनका एतबार कोई नहीं है। ये आज सुबह कुछ कहेंगे, दोपहर कुछ कहेंगे, शाम को फिर जाएंगे। देखें असल इज्जत मौलाना साहब की सिर्फ पीडीएम में लोगों ने की और हमारी पार्टीज ने की। उनको वो पीडीएम के मूवमेंट को उन्होंने लीड किया और सारे उनको बहुत इज्जत देते हैं और अब भी इज्जत देते हैं। अगर मौलाना साहब के पास गए हैं जरदारी साहब और नकवी साहब, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छी बात है, सबको इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। और अगर उनकी सपोर्ट हमें मिल जाती है कानून साजी में, ये तो और भी अच्छी बात है। इसमें बुराई क्या है, इसमें हरज क्या है? सियासी राब्ते तो चलते रहते हैं। जितनी तो आप मान गई हैं कि कानून साजी में आपको मदद चाहिए कि आप बातचीत करें आपस में। नहीं देखिए आपको पता है कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है। अगर हमने कोई कानून साजी करनी है तो हमें हर एक से जो मैक्सिमम सपोर्ट है वो लेना जो है, उसमें क्या हरज है, क्या बुराई है? आप मुझे बताएं। बसरा साहब वो मुझे लगता है एक फ्रॉइडियन स्लिप की एक टर्म है कि जो मुंह में जो जहन में होता है कभी कभी मुंह पर जो है वो ज़बान पर आ जाता है।
तो मेरा ख्याल है उज़मा साहिबा के साथ शायद वही हुआ है, फ्रॉइडियन स्लिप ही हो गई है कि कानून साजी में अगर हमें ज़रूरत है। हैविंग सेड दैट, इस वक्त आपको क्या लगता है हुकूमत ये नंबर्स जो है ये कैसे पूरे करेगी? अब दो ही तरीके हैं, क्योंकि या तो प्रेशर होगा या पैसा चलेगा। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह जो है वो नंबर्स जो हैं वो पूरे होंगे? डॉक्टर मारिया, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। जो डाका इन्होंने 8 फरवरी को अवाम के वोटों पे मारा, उस डाके को छुपाने के लिए अभी तक आप देख लीजिए क्या क्या कुछ नहीं हुआ। आपको जब फुल कोर्ट ने फैसला दिया रिगार्डिंग रिजर्व सीट्स, तो हारी हुई जो मरियम सफदर है वज़ीर आला, सो कॉल्ड वज़ीर आला पंजाब, आप इज्जत से नाम लें, आप मेहरबानी करके, वो चीफ मिनिस्टर हैं आपके सूबे की, और आप इज्जत से नाम लें। डॉक्टर मारिया, अगर इनको बुलाना होता है ना, अगर इनको बुलाना होता है तो फिर मुझे ना बुलाया करें। मैं पहले भी आपको कह चुका, अगर मुझे पता होता कि इन्होंने आना तो मैंने आपके प्रोग्राम में नहीं आना। उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं बात कैसे करते हैं। उज़मा साहिबा ऐसे जाली बन के जाली डिफेंस करने आ जाती है। बात करने दे मुझे, उज़मा साहिबा बात करने दे मुझे, आराम से सुने बात सुने। अच्छा डॉक्टर मारिया, आप होंगे, आपकी पार्टी होगी, आपका बानी होगा। आपने आपको याद, जाली वजीर, जाली हुकूमत, जाली फ्रॉड इलेक्शन, सब्र करें। अच्छा डॉक्टर मारिया, आपको याद होगा जिस दिन फैसला आया फुल बेंच का, एक ही बात रट के आ जाते हैं, बस वो शुरू हो जाते हैं फिर उसी दिन बहुत काबिल एहतराम है। जो पब्लिक आपको देख रही है उसको कुछ नहीं समझ आएगी। गुजारिश है प्लीज इजाजत दीजिए उज़मा साहिबा बात करने की। डॉक्टर मारिया, कोई इज्जत एहतराम होता है, एक वो भेजा करें किसी, अगर मुझे और हमदुल्ला साहब को बुलाना था तो किसी संजीदा आदमी को बुलाते, इनको एहतराम का पता है। अच्छा चले उज़मा साहिबा जी इजाजत। डॉक्टर मारिया, आप मेरे बानी करके ना, किसी ड्रामे में भेजें, इस टॉक में ना बुलाया करें। हमें बात ही नहीं करने दे रही, बात ही नहीं करने दे रही। किसी को कुछ नहीं समझ आएगी, किसी को कुछ नहीं समझ आएगी। गुजारिश है आपसे प्लीज बसरा साहब को बात खत्म करने दें। जी बसरा साहब प्लीज, अब पर्सनल अटैक जिस तरह वो ड्रामे करती है, इनकी मैडम चीफ मिनिस्टर इस तरह यही ड्रामे करती है और टिकटॉक बनाने के लिए आ जाती है। इनके बात करने दें। अच्छा डॉक्टर मारिया, या डॉक्टर मारिया आपको याद होगा, इनके बात करने दें। अच्छा डॉक्टर मारिया, आपको याद होगा कि जिस दिन फुल कोर्ट का फैसला आया, उसी दिन सो कॉल्ड मैडम चीफ मिनिस्टर बैठी और उन्होंने क्या कहा जजेस के मुतालिक कि इन जजेस के सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आपने वही बात की है। उन्होंने कहा, आप इनको बोले, उन्होंने कहा कहने लगी इन्हें कहने लगा केड़ी इज्जत, ਤੁਹਾਡੀ इज्जत ऐसे ही किसी पासे ਤੁਹਾਨੂੰ लोग जेल में रखना चाहते हैं इज्जतदार बटे। अच्छा डॉक्टर मारिया, उस दिन कहने लगी, कहने लगी, सुनिए बात सुने, उस दिन कहने लगी तो आई बी जी, मैंने ये कहा है कि इन जाली हुक्मरानों को लोग जेलों में देखना चाहते हैं। पता नहीं आपको क्या समझ आई है डॉक्टर मारिया? आपने जो उन्होंने ये कहा के अलावा कुछ कहा है वो मुझे ये कहा थोड़ा लेट समझ आया। इन जजेस के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, इन जजेस के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू की, अगर आपके पास है तो वो चला दें। फिर इनके सो कॉल्ड जितने कोई तलाल चौधरी, इवन अता जो तारड़ हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तर्जमान है हुकूमत के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें। वो जो एक इनका वो बैरिस्टर अकील है या दानियाल है। सो कहने का मकसद ये है कि फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस जो अपनी जाली जहां पे इनके वजीर आजम बैठे हैं वहां पर इन लोगों ने कानून साजी क्या की, जो अदलिया का फैसला है उसके खिलाफ। फिर ये ऑर्डिनेंस लेके आए कि जी हमने ये जजेस जो हैं ये ट्रिब्यूनल में नहीं लगने देने। कहने का मकसद ये है, इनको इस बात का पता है कि हमारे पास कोई कानूनी आईनी जवाब नहीं है, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, इसके बावजूद सिर्फ लिंगर ऑन करना चाहते हैं और कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं, सियासी शहीद होना चाहते हैं। इंशाल्लाह इनको कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम करेंगे, हम इनसे लड़ेंगे नहीं, अदालतों में इनके फैसलों को चैलेंज करेंगे। और हम इंशाल्लाह ये, वैसे भी मैं आपको डॉक्टर मारी एक बात बताऊं, जो पाकिस्तान का हाल हो गया है इस वक्त, पाकिस्तान का हाल ये है कि लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, लोग बेचारे इस वक्त हालत ये है, आप जाएंगे तो हमें इत्तला दे देना जब आप जाएंगे। फिर इनको क्या प्रॉब्लम है? चले बस आपका पॉइंट है, बात कर लीजिएगा, जाएंगे ना फिर हमें इत्तला दे देना। और डॉक्टर मारिया पूरे टीवी में ऐलान कर देंगे कि पता नहीं इन्होंने एक प्रोग्राम में आना होता है तो फिर वो जाके बताना है, उसको चीफ मिनिस्टर को देखे मैं आपके हक में कितना बोली हूँ। मैं हाफिज, अच्छा इन्हें क्या टर्न पे बात करनी, जो मर्जी बोलते,
फिर बोल जो झूठ जो प्रोपेगेंडा करना होता है ना, जो बोले झूठ बोले फलां करें पता नहीं क्या। चले मैं जरा हाफिज साहब की तरफ जा रही हूँ, प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, हाफिज साहब की तरफ जा रही हूँ। हाफिज साहब ये बताइए कि अगर इस तरह की कोई तरमीम आती है, इनका सारा प्रोपेगेंडा है। उस्मा साहिबा आप जरा मुझे हाफिज साहब की तरफ जाने दीजिए ना। हाफिज साहब, अगर इस तरह की कोई तरमीम आती है, क्या आपको लगता नहीं है कि इस ऑलरेडी जो पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है जिसमें खलीज एग्जीक्यूटिव इस वक्त जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती जा रही है, वो मजीद गहरी हो जाएगी अगर इस तरह की कोई तरमीम आती है? देखिए मारिया, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने आपको कहा एक बात की मैं वजाहत करूं, आपने बात की कि असफ अली जरदारी साहब के मुलाकात से JUI की मौक़िफ़ में इस कानून साजी के हवाले से हो सकता है कोई नरमी। देखिए ये मेरे ख़्याल में ये राय कायम करना मुनासिब नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ असफ अली जरदारी की आने से, अगरचे उसका आना हमारे लिए हम उसको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन उसके आने से हमारी जुमात और हमारी जुमात की फ़ैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर जुमात फ़ैसला करेगी कि इस कानून साजी के हक़ में हम नहीं है, तो फिर मेरे ख़्याल में असफ अली जरदारी साहब या पूरी हुकूमत मौलाना के घर पर आ जाए, फिर मौक़िफ़ पार्टी की वही होगी जो फैसला पार्टी करेगी। अब्दुल्ला साहब, आपके एलाइज रहे होते हैं या आपके सियासी जो रवाबित होते हैं, डेमोक्रेसी में तो यही होता है, आप अपना मौक़िफ़ जाके एक दूसरे के सामने रखते हैं, अगर वो मान गया तो वेल एंड गुड, नहीं माना तो अपने अपने रास्ते जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये एक पुरानी हिस्ट्री है मौलाना साहब की, जरदारी साहब की, और अगर एक मौक़िफ़ पे अपने कायल करने में कामयाब हो जाते हैं जरदारी साहब, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं तो ये बात कर रही हूँ। नहीं, वो अब बात आपकी सी, आपका अपना मौक़िफ़ है वो सही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, जहाँ तक आपने कानून साजी के हवाले से बात की, एक्सटेंशन की, कि क्या इससे इस्टेब्लिशमेंट के और दो इदारों के दरमियान इससे तसादुम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मैंने आपको पहले कहा कि एक होता है इदारे की मफाद जी, कि इदारे के फ़ायदे में आप ये कानून साजी करते हैं, या गवर्नमेंट की अपने मफादात इस कानून से वाबस्ता है कि वो अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं। अगर गवर्नमेंट अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं और एक्सटेंशन के लिए कानून साजी करती है, तो फ़ायदा एक तो पहुँचेगा, लेकिन बाकी जो लेन में खड़े है उसको तो फ़िलहाल नुकसान होगा। तो जब नुकसान होगा तो मुझे बताइए इससे इदारे को क्या फ़ायदा हुआ? इससे तो इदारे को फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी कहा कि फ़र्ज़ करें अगर सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि चीफ को एक्सटेंशन दे क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी के हालात दिगरगू हैं, लेकिन यहाँ अगर आप जजेस को एक्सटेंशन देते हैं तो यहाँ अदालत को आप क्या फ़ायदा आप देना चाहते हैं? अहमदुल्ला साहब, आप कैसे उसको मजबूत करना चाहते हैं? इसको आप ये हमें बताइए। क्या आप इस बात को जो है वो रद्द कर सकते हैं कि पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप सब जमातों ने मिलकर, उस वक्त सिक्योरिटी की कोई डायनामिक्स का इशू नहीं था, आपने जिस वक्त बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी उस वक्त, बल्कि आपकी जमात नहीं लेकिन नून लीग ने तो यहाँ तक कह दिया था कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, नवाज शरीफ साहब ने बाहर से जो है वो अहकाम सादर किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क में ये चीज़ें होती आई और सबने लब्बैक कहा है इस पर। मैं एक बात अर्ज़ कर लूँ, आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। यही तो नुकसान जमहूरियत को भी दे रहा है, यही नुकसान इस किस्म की कानून साजी से सियासी पार्टियों को भी नुकसान हो रहा है। फिर सारे रो रहे हैं हमसे गलती हो गई, हमसे। बाबा आप बच्चे थे कि आपसे गलती हो गई? जमीयत उलमा इस्लाम ने उस वक्त भी एक्सटेंशन के मामले में, बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले में जमीयत उलमा इस्लाम ने बरमला उसकी मुखालफत भी की, मुज़ाहमत भी की और सपोर्ट भी नहीं किया। जमीयत उलमा इस्लाम का ये रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड है। लेकिन जिन पार्टियों को, मैं तो उन बड़ी पार्टियों को ये कह रहा हूँ कि एक तरफ हम उसूल की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट की मजबूती की बात करते हैं, इदारों की मजबूती की बात करते हैं, क्या इस किस्म के कानून से इदारे मजबूत हो जाते हैं? इस किस्म की कानून साजी से आपके इदारे मजबूत हो जाते हैं? नहीं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी, बस ब्रेक से आपकी तरफ आती हूँ, ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बसर साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। एक तो अभी जो बातें हो रही हैं वो सवाल ये भी उठ रहा है कि 22 अगस्त का जलसा डिस्पाइट जितनी भी शोर शराबा, जितने भी नारे दावे थे, वो तो ना हुआ। अब 27 अगस्त को जो लाहौर में होना है, क्या वो जलसा होगा या वो भी हुकूमत जिस तरह क्लेम कर रही है कि हुकूमत ने आपको जो है वो कन्विंस किया और उन्होंने आपको इतला दी और उनके कहने पे आपने कहा कि जी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है और आपने जलसा कैंसिल कर दिया? बड़ी हम मांगी वैसे हो गई है। डॉक्टर मारिया, इस सवाल का जवाब देने से पहले अभी जो आप कह रही थी ना कानून साजी, और ये अपनी जाली हुकूमत को बचाने के लिए हर सूरत में जाली कानून साजी करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको, हमें यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना हम्दुल्ला साहब जो हमारे साथ खड़े होंगे। उसकी वजह जो मौक़िफ़ हमारा है इस मौजूदा असम्बली के हवाले से, मौजूदा इलेक्शन के हवाले से, इससे भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ शायद अब्दुल्ला साहब से अगर आप पूछेंगी, अभी हम थोड़ी देर पहले सर, लेकिन मुझे प्लीज ये बता दें कि उनका फिर क्यों मौक़िफ़ ये था, इलेक्शन कमीशन के साथ उनका मौक़िफ़ जो है वो क्यों अलाइन कर रहा था, जो सीट्स वाला मसला था? मैं उस बात को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एक जो तो फिर हम मांगी नहीं है ना, फिर आपका नहीं करता ना, आपका मौक़िफ़ एक नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डॉक्टर मारिया, मैं तो उस मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ कि हमने गैर आइनी और गैर कानूनी जो कुछ चल रहा है, पहले ही आइन टूटा हुआ है नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो हम कर सकते हैं ये इसके ऊपर हम इंशाल्लाह खड़े होंगे। सीटों का मामला भी आइनी मामला है ना? मुझे यकीन है, हाँ, तो मुझे पता है इस बात का। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जमात JUI कहती है कि अरबों रुपए में पंजाब बलूचिस्तान असेंबली खरीदी गई है। मेरा जो सवाल है उसको बड़ी कंफर्टेबली जो है वो आप इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूं। मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब देना चाहता था। नहीं, मैं तो लेकिन सिर्फ ये कह रही हूँ, वो तो आपकी सीटें जो मिली हुई हैं उससे वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है, आपके मौक़िफ़ से वो कोसों दूर खड़े हुए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट में बकायदा इस पे कहता लगा। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। उस दिन मैं भी खुद भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था और मैंने बल्कि उस दिन गिला भी किया। मैंने कहा आपका मौक़िफ़ पहले से चेंज हुआ है कि आपने तो कहा था कि ये जितना भी इलेक्शन है फ्रॉड है, तो इसलिए फिर आपको नहीं साथ खड़ा होना चाहिए था। उस दिन उन्होंने दिया है। अब हमें इन फ्यूचर हमें उम्मीद है इस बात की। डॉक्टर मारिया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर रही है कि अब जो फ्रॉड ये कानून साजी करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह JUI और मौलाना साहब और अब्दुल्ला साहब हमारे साथ खड़े होंगे। दूसरी बात देखिए, जहाँ तक जलसे का मामला है डॉक्टर मारिया, किसको नहीं पता कि इमरान खान पाकिस्तान है। हमें ये 48 घंटे दे दें, जलसा जहां चाहें हम लोग कर सकते हैं, हर किसी को पता है। लेकिन यहाँ पर दहशतगर्द आजाद घूम सकते हैं, दहशतगर्द आजाद घूम सकते हैं। बैरिस्टर अकील जैसे कहेंगे तो फिर आप बात करने देना, पोस्टपोन कर देंगे कि सिक्योरिटी थ्रेट है। जी बताइए डॉक्टर मारिया, पूरी बात जी। और यहाँ पर डाकू आजाद घूम रहे हैं, दहशतगर्द आजाद घूम रहे हैं। 14 अगस्त से अहम दिन तो नहीं है ना, उस दिन भी तहरीक इंसाफ वालों के लिए पंजाब में ज़मीन तंग कर दी गई, जेलों में बंद कर दिया गया, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते। ये है सूरत हाल पंजाब में। जो कर्फ्यू है, क्योंकि जाली हुकूमत है, उनको पता है वहाँ बाहर निकले ख़त्म हो जाएगा। अब आपने कहा कि आपने जलसा मनसूख क्यों किया? डॉक्टर मारिया, आप ये बताइए कि मैं उस दिन रात को मैं भी टॉक शोज़ में मौजूद था कि सुबह 7:30 बजे वो वैसे जलसा हमारा मनसूख हुआ है, ज़्यादा परेशानी वैसे नून लीग वालों का है। राना सनाउल्लाह ने कहा है वो 7:30 बजे जेल कैसे खुल गई, हमें तो ये नहीं पता चला। 7:30 बजे वाकई जेल नहीं खुलती। गुड ऑफिसेज इस्तेमाल हुए और उन्होंने साथ ये भी साथ जो बैरिस्टर हैं वो तो ये कह रहे हैं हमारे कहने पे जो है ये इमरान खान साहब ने ये आगे जो है डायरेक्शन डॉक्टर मारिया सुने, पार्टी को दी। डॉक्टर मारिया एग्जैक्ट वर्ड सुने। जब इमरान खान साहब को 7:30 बजे मिलवाया गया और क्या कहा गया कि जी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में खून बहेगा, खून की नहरें बह जाएंगी, यहाँ पर मजहबी जमातें आई हुई हैं। आपको पता है वो जो कादियानी वाला इशू चल रहा था, और इसलिए बसरा साहब आप लाहौर में बैठे हैं। मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए डी चौक से ना भी अगर आप गूगल मैप्स पे भी निकालें, डी चौक से तरनौल जो है ना तकरीबन 40 किलोमीटर। मुझे पता है, मुझे आप बात तो मुकम्मल करने दें। जी, आप मुझे तो बात मुकम्मल करने दें। मुझे पता है तरनौल, मैं उस दिन रात 3 बजे आखिरी वीडियो तरनौल से मैंने की है। अब सूरत हाल ये है कि अगर हमें ये कहे आकर हुकूमत के नुमाइंदे हों या एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हों कि खान साहब आपको 8 तारीख देते हैं
یہ جلسہ منسوخ کر دیں، چونکہ اس سے اور یہاں پر خون بہ جائے گا، یہاں پر پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے برا کیا، ہم نے کیا برا کیا. اور اللہ نہ کرے اگر وہ ہو جاتا اور اس کے بعد پھر یہ ان جیسے جس طرح انہوں نے 9 مئی کیا تھا سارا پلان، وہاں پہ جا کے کوئی شرارت کرتے اور کیا ہونا تھا، تحریک انصاف کے کھاتے میں پڑنا تھا. اب 8 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے نا، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. سر میں یہی عرض کر رہی تھی کہ خان صاحب نے نون لیگ کی حکومت کی بات مان لی. میں تو کہہ رہی ہوں بہت ہم آنگی آ گئی ہے. 27 کلومیٹر کا جو ہے وہ، میری بات سنیں، 27 کلومیٹر کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے، لیکن خان صاحب نے ان کی بات مان لی. یہ آپ خود ہی کہتے تھے کہ اس دفعہ چاہے کوئی تھریٹ آئے، جو مرضی آئے، ہم نے تو جانا ہی جانا ہے. اور حکومت کی بات آپ نے مان لی. دیٹ یو نو آئی فائنڈ دیٹ اے لٹل ہارڈ ٹو بلیو کہ حکومت کی بات آپ لوگوں نے جو ہے وہ مان لی. کیونکہ دوسری سائڈ پہ تو یہ بھی جو ہے وہ تانے پڑ رہے ہیں کہ جی وہاں تو نہ کوئی اسٹیج جو ہے وہ سیٹ ہوئی تھی، آپ کی اپنی تیاری نہیں تھی. وزیر اعلیٰ نے تو اس کو بہت ایک گولڈن اپرچونٹی سمجھ کے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم اس کو جو ہے وہ کینسل کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری تو تیاری اس طرح نہیں ہے، نہ کوئی اسٹیج تھا نہ کچھ تھا. تو ماننا ذرا مشکل لگ رہا ہے کہ آپ نے نون لیگ کی بات مان لی. ڈاکٹر ماریا، اگر ہم جلسہ نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیے یہ گرفتاریاں، یہ چھاپے، یہ ریڈ، یہ کرفیو، یہ مارشل لا کیوں لگا ہوا ہے پنجاب کے اندر؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے. اچھا آگے نہیں، یہ آپ کی جو حکومت کی بوکھلاہٹ ہے یہ بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ آپ کی اس طرح جو ہے وہ تیاری نہیں تھی. ورنہ یہ کہنا کہ جی جو ڈی چوک پہ لوگ بیٹھے ہیں، 27 کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے، وہ آپ کو لگ رہا تھا کہ جی وہ ایک آپس میں کوئی تصادم ہو جائے گا، خون. اچھا ڈاکٹر ماریا ایک مجھے بات بتائیں، 7:30 بجے جیل کون کھلوا سکتا ہے؟ رانا ثناءاللہ کو بلا لینا پروگرام میں، وہ تو پریشان ہی بڑے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں میں ذرا سنوا دیتی ہوں، پولیس صاحب ذرا سنوا دیجئے رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. صبح 7 بجے جو ملاقات ہے نا جیل میں، یہ تو پھر کسی کے کروانے سے ہی ہوتی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے بات تو ان کی جو ہے وہ چل رہی تھی، انہوں نے کہا ہو کہ جی ہمیں آؤٹ آف دی وے، کیونکہ یہ صبح 7 بجے ہے نا، یہ آؤٹ آف دی وے ملاقات ہے. انہوں نے کہا ہو کہ جی ہماری ملاقات کروا دیں تو ہم پھر جو ہے وہاں سے اجازت لے کے تو جلسہ جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے انہوں نے انتظامیہ کے سامنے جو ہے یہ بات رکھی ہو اور انتظامیہ نے اپنے گڈ آفسز جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ان کی ملاقات جو ہے وہ مینج کروائی ہو. میں ذرا عظمیٰ صاحبہ سے پوچھ لوں. عظمیٰ صاحبہ، یہ اب آپ تو اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی آپ نے، بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے جو ہے وہ ہماری بات ہوئی تھی چیف منسٹر KPK سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ سلسلہ سارا چلا، تو اتنی PTI نے آپ کی بات ماننی شروع کر دی ہے کہ اب آپ کے کہنے پہ جو ہے جلسے بھی منسوخ ہو رہے ہیں. آپ اگلی جو 27 والا ہے اس پہ اجازت دینے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی لاسٹ منٹ پہ جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ آ گیا ہے؟ ڈاکٹر ماریا، ان کے غبارے سے تو کب کی ہوا نکل چکی ہے، کوئی لیکن آپ پھر بھی جو ہے وہ آپ کے پھر بھی آواز باختہ ہے. نہیں، آواز باختہ کوئی نہیں ہے. ہم نے ان کو 10 دفعہ اجازت دی ہے کہ آپ آئیں، آپ اپنا کریں. ڈاکٹر ماریا میری پلیز ذرا بات تو مکمل ہونے دیں نا. اب اتنا لمبا آپ نے ان کو ٹائم دیا، تھوڑا سا مجھے بھی ٹائم دے دیں. 13 کو بھی انہوں نے کہا تھا 13 اگست کو کہا تھا کہ نہیں؟ کوئی نکلا تھا لاہور میں؟ ہمیں تو دور دور تک دوربین لے کے ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا، کوئی انٹرسٹڈ نہیں. کیونکہ جو پہلے بچے سڑ رہے ہیں جیل میں، ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے سوائے گمراہ کرنے کے لیے یوتھ کو، اور کچھ نہیں کیا. ڈاکٹر ماریا شرم تو ان کو آتی نہیں ہے کہ نمبر 1 یہ انہوں نے ابھی خود کہا پاکستان عمران ہے، یعنی کہ ریڈ لائن ان کی جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، ان کی ریڈ لائن صرف بانی ہے. بانی ہے تو پاکستان ہے، بانی نہیں ہے تو پاکستان نہیں. ان کو کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے کہ ریاست کو اور اپنے ملک کو اتنا یہ لوگ ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں. آپ کو مجھے پتا ہے مریم صفدر کی ٹریننگ ہے، آپ کو زبان کا استعمال میں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا. زبان کا استعمال ٹھیک کریں، مہربانی کر کے اپنے موقع چور نالے چتر، آپ مہربانی کر کے ان کو بولیں کہ یہ حوصلہ کریں، ہمت کریں اور اپنی باری پہ بات کریں، ورنہ میں ان کو بات نہیں کرنے دوں گی. زبان کا خیال رکھیں، میرا خیال ہے گندی زبان استعمال کرنے دوں گا. یہ
دیکھیں اس طرح ڈاکٹر ماریا دوسرے ان کو شرم نہیں آتی انہوں نے کہا کہ جی بے شرم لوگ تسی ہو جو ہارنے کے باوجود بیٹھے ہوئے ہو، بے شرم لوگ تو آپ ہو۔ گڈ ٹو سی یو والے ججز پسند ہیں ان کو، میاں نواز شریف ہار گیا، مریم ہار گئی، آپ خود ہار کے بیٹھی ہو جا کے، شرم تو آپ لوگ کو آنی چاہیے۔ اور جو ٹیرین وائٹ کا کیس تھا جب وہ خارج ہوا، وہ جو جج تھا اس کا ضمیر بہت زندہ تھا، آپ کو پتا ہے آپ لوگ کی کیا حیثیت اور اوقات ہے، میں نہیں چاہتا کہ گند پر پتھر ماروں تو وہ جج جو ہے ان کا بھی ضمیر بہت زندہ ہے، لیکن اب یہ فرما رہے ہیں کہ ججز کے ضمیر مردہ ہیں، ان کو تو میرے خیال میں توہین عدالت فوراً لگتی ہے۔ آپ کی میڈم چیف منسٹر نے کہا ہے، آپ کی ٹک ٹاکر مریم صفدر نے کہا ہے، مریم صاحبہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، ان کے پلے اب کچھ نہیں بچا، اب یہ فارغ ہیں، ہر طریقے سے یہ فارغ ہیں۔ سنا دینا ان کو، وہ شارٹ سنا دینا پلیز۔ آپ ان کو آخری سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے نا ڈاکٹر ماریا یاد دلوا دیں، جو آخری 3 سیٹیں جو ہیں ایم این ایز کی، وہ بھی نون لیگ کے سپریم کورٹ نے بحال کر دی ہیں، اور 2 جو ہیں وہ لیکن پھر وہ 8-5 کا فیصلہ بھی آپ کے لیے بھی میرا خیال ہے ایک نوشتہ دیوار ہے جس کو شاید آپ لوگ پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن اینی وے چلے مجھے اس ٹاپک سے ذرا آگے موو کرنا ہے۔ حمداللہ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی، ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی طرف ہم نے جو ہے وہ اشارہ بھی کیا تھا، جو کچے کے علاقے میں جو ڈاکوؤں کا اس وقت جو مسئلہ ہے، جو کہ 3 صوبوں کو جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے، ایک بارڈر ایریا جو آتا ہے پنجاب، اس وقت سندھ اور بلوچستان کا جو آتا ہے، اس میں جو کچے کے ڈاکو ہیں اور جو ان کا راج وہاں چلتا ہے، ہر کچھ دیر بعد ہمیں اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اس پہ آئی جی صاحب کیا منطق پیش کر رہے ہیں میں ذرا سنوانا چاہتی ہوں، اور پھر حافظ حمداللہ صاحب جاؤں گی۔ سے یہ ہم نے آپریشن شروع کیا، 65 سے زیادہ ہم نے ڈاکوؤں کو ہلاک کیا ہے، 100 سے زیادہ زخمی کیے ہیں۔ 20-22 سال سے یہ ایک سوشو اکنامک ایشو ہے، وہاں پہ گورنمنٹ نے پورا پلان کیا ہے، اس سلسلے میں بند بھی بنے، چوکیاں بھی بنی، بلٹ پروف گاڑیاں آئیں، یہ جوانوں کی حفاظت کے لیے آئیں تاکہ جوان آگے رہیں۔ لیٹسٹ تھرمل امیجنگ اکوپمنٹ بھی حاصل کیا گیا ہے اسی کام کے لیے تاکہ ان کے ایڈوانس موومنٹ کا پتہ چلے۔ سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ اور آئی بی سے ایڈوانس انفارمیشن بھی آتی ہے، لیکن اگر ایک ایسا انٹورڈ انسیڈنٹ ہو جائے جس میں آپ موسمی ٹرین کی وجہ سے پھنسیں تو اس کو ناکامی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہاں میسو لاس ضرور ہے اور اس کا بدلہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے۔ عبداللہ صاحب بے شک جو آئی جی صاحب بات کر رہے ہیں میں اس سے جو ہے وہ ڈینائی نہیں کرتی، پسماندگی ایک بہت بڑا ایشو ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ اس بات سے اگری نہیں کریں گے کہ جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے وہاں پہ، جو پولیٹیکل پیٹرنیج ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اس سارے مسئلے کو طول دینے میں؟ مطلب کیسے جو ہے وہ پولیس کی گاڑیوں میں اسلحہ جو ہے وہ منتقل ہو رہا تھا، وہاں مقامی لوگوں کی جو مقامی وہاں پہ ایم این ایز ہیں ان کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ماریا، ہر چیز کو میرے خیال میں سیاسی جماعتوں پر یا سیاسی قائدین پر میرے خیال میں تونپنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کیا ہمارے ملک میں انٹیلیجنس ادارے نہیں ہیں؟ ہمارے ملک میں کتنے انٹیلیجنس ادارے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے جا رہا ہے؟ راکٹ لانچر سے پولیس پہ حملہ ہو رہا ہے اور یہ لوگ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ کیا ہم سپریم کورٹ کی اس رپورٹ سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کراچی میں ہر پارٹی کی جو ہے وہ اپنے ایک جو ٹیررسٹ ونگ ہے، ایک ہر پارٹی کا ونگ ایک اس طرح وہ جو ہے موجود ہے، کیا اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں؟ یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا تھا جو کراچی میں خون ریزی ہو رہی تھی، یہ بھی اسی طرح کا ہے، پشت بنائی تو ہوتی ہے پولیٹیکل۔ اگر ٹھیک ہے، اگر آپ کراچی کا مثال دیتے ہیں تو پھر نہیں میں کہہ رہی ہوں وہ پارٹی آج نہیں صرف وہ پارٹی نہیں ہے سر، انہوں نے کہا تمام پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگ ہیں۔ سنیے نا، جی جی میرا عرض تو سنیے نا، آپ مجھے موقع دیں، میرا عرض سنیے نا۔ جی 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 یہ آپ 2011 اور 12 کا جو ججمنٹ ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اس وقت کون سی پارٹیاں تھیں جو ان چیزوں میں شرپسندی میں، دہشت گردی میں ملوث تھی؟ مجھے بتائیے ان پارٹیوں کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن، کوئی کارروائی ہوئی؟ یا وہ پارٹیاں آج بھی مقربین میں سے ہیں، وہ آج بھی وہ پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، وہ آج بھی ملک کی سیاست کر رہی ہیں۔ اگر کوئی اور پارٹی ہوتی تو کیا ان پارٹیوں پہ بین نہیں لگتی؟ میری بات سنیے، میری عرض سنیے،
देखिए हम जो सिस्टम हम चलाते हैं वही बात हो गई, जो ताकतवर है, जो पसंद और नापसंद है, कोई मेरिट नहीं है, सज़ा और जज़ा का कोई निज़ाम नहीं है। जो मुझे पसंद है वो बेशक जितना भी बुरा हो, लेकिन उसकी गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा हो, वो जितना भी बुरा हो वो जिंदाबाद। लेकिन जो भी माशरे में एक शरीफ आदमी हो, उसको तंग किया जा रहा हो, उस पर जुल्म किया जा रहा हो, वो चीखे, वो पुकारे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर वो तंजीमें थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2011 में ये फैसला हुआ है, आज 2024 है, कहाँ हैं वो पार्टियाँ? हाँ, अगर आज जनूबी पंजाब में ऐसी पार्टियां हैं, ऐसे ग्रुप हैं जिससे सियासी पार्टियों की पुष्टपनाही हासिल है, मैं तो कह रहा हूं कि उनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। कौन इसके हक में है? लेकिन जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी तो भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं या नहीं बनती हैं? ठीक कह रहे हैं, उसका तो भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक कलेक्टिव फेलियर है। बसरा साहब, जो आईजी साहब अगेन बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन यहाँ पे इन इलाकों में ये भी एक चीज़ है जो जिसकी तरफ किसी हद तक जो है वो हम्दुल्ला साहब भी इशारा कर रहे हैं कि वहाँ पे उनको भी पता है कि कौन अनटचेबल है, कौन सी कंपनी के लोग जो हैं वो अनटचेबल हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज भी जो हैं वो ऑपरेट करती हैं, किसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, किसको जो है वो आप नहीं उसकी गाड़ी पे कुछ जो है वो फायर कर सकते या उसको नहीं रोक सकते, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक बंदा जो है वो बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब आदमी है, जो अपना हिफाजत उस तरह नहीं कर सकता, जो साहिब हैसियत नहीं है, उस पे सारा ये मलबा आके गिरता है और कई सालों से जो है वो गिरता आ रहा है। मतलब अगर आप देखें 2002 से ये मसला स्टार्ट हुआ हुआ है और आज भी हम जो है वो कह रहे हैं कि जी अब हम सोच रहे हैं ऑपरेशन करें। मतलब हर कुछ देर बाद, ये 4 महीने से जो है ये मसला चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है, ऑपरेशन करें, फिर नया ऑपरेशन, फिर नया ऑपरेशन। क्या आप समझते नहीं है पॉलिटिकल पैट्रनेज भी एक बहुत बड़ा इसका इशू है? डॉक्टर मारिया, आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूँ। बात है तरजीहात की। पंजाब में तरजीहात ये हैं कि आपके डाकू आज़ाद फिर रहे हैं, पंजाब में डाकू राज का नफाज है। दिन दिहाड़े ये तो साउथ पंजाब को तो छोड़ दें, लाहौर में जो कुछ हो रहा है आज, मोबाइल स्नैचिंग या डकैती सरेआम हो रही है, उसकी वजह क्या है? तरजीहात ये हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है पंजाब पुलिस वालों की और सरकारी अफसरान की, वो सिर्फ इस बुनियाद पर हो रही है कि आप बात तो ये देखिए मारिया, डॉक्टर मारिया किनको बुला लेती है? अच्छा, इस बुनियाद पर हो रही है या ना? किसी मेरी बात समझ आएगी? इजाजत दीजिए उस्मा साहिबा, प्लीज आखिरी कुछ मिनट है, प्लीज लेट्स हैव पूछा क्या है, आगे से जवाब क्या दे रहे हैं? बात उनको करने दीजिए, डॉक्टर मारिया को करने दीजिए, इनको तो मेरे साथ ना बुलाइएगा, प्लीज बात करने दीजिए, आप उनसे पूछे ना, आप जवाब तो दें, प्लीज बात करने दीजिए। हालत ये है कि आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर पंजाब में जो कुछ वहाँ पर हुआ है हमारे अगर रहीम कच्चे के इलाके में, कि वहाँ पर वो पुलिस वाले बेचारे 11 अरब रुपया अभी तक लग चुका है। और जब सरपरस्ती, और आपको पता है जो सरपरस्ती कहाँ से होती है, आज वहाँ पर मैंने एक कच्चे के डाकुओं का देखा है, उन पर मुख्तलिफ पार्टियों के झंडों के साथ वो फायरिंग कर रहे हैं। हालत ये है कि यहाँ पर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, 2 साल से जितना पुलिस को सियासत में मुलव्वस कर दिया गया है, आईजी साहब जो कह रहे हैं, साहब ये थोड़ी है कि आपके टाइम पे ये नहीं हो रहा था। आईजी साहब का एजेंडा है तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ना, हमारे घरों पे छापे मारना। और अगर यही पुलिस अपने काम से काम रखे, जिस पुलिस ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको डाकू शहीद कर रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे हमें? क्या पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ होगा? इसकी वजह एक है कि यहाँ की जो जाली हुकूमत है, चीजें चल रही थी ये 24 साल से। डॉक्टर मारिया ये सूरत-ए-हाल नहीं थी, डॉक्टर मारिया ये सूरत-ए-हाल नहीं थी। प्रोग्राम खत्म होगा, उनका टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। मैं आपको 2-3 साल से नहीं है, 2002 से चल रहा है। पुलिस को जिस तरह पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, जिस तरह पुलिस का अपने मुखालिफों का इस्तेमाल करवाया जा रहा है, उसका ये नतीजा है। हेडलाइंस भेज दूंगी बसरा साहब, आपको वीडियोस भेज दूंगी जिसमें पुलिस वाले जो है वो बंद हैं एक अपनी जो मोबाइल है उसमें, और डाकू जो है वो उनकी मोबाइल के ऊपर जो है बाकायदा डांस कर रहा है। और उसके बाद ये वाले हालात नहीं थे। चले बसरा साहब, अगर आपने कभी मुझे बताएं जो 12 लोग शहीद हुए हैं, ये टुडेज बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, उस्मा साहिब आपका, और हाफिज अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।